हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनसीईआरटी की हम जीएस की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें 3000 क्वेश्चन की श्रृंखला मैंने शुरू की है। और ये 3000 क्वेश्चन आपके 6 से लेकर 8 तक की बुक के हैं। लेकिन आज यहाँ पर क्वेश्चन आपको आगे की बुक से भी देखने को मिलेंगे। बहुत ही स्टैंडर्ड और गारंटी है, आपको एक भी क्वेश्चन पहले नहीं मिला होगा। सभी न्यू क्वेश्चंस का कलेक्शन है और देखेंगे कितने स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग ज़रूर किया करिए। और आप सभी को बता दें कि आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिस पर हम वीडियो अपलोड करते हैं, जिस पे मेरे द्वारा कुछ न कुछ क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक? तो भूलना नहीं है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं एक एनर्जी के साथ। और आप लोग के फीडबैक का हम इंतज़ार करेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। क्लास कंटिन्यू करें कि नहीं, यानी कि क्लास तो कंटिन्यू है। ये जीएस के क्वेश्चन चल रहे हैं एनसीईआरटी के। बस ये जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है आगे वाली बुक से, यानी कि 9, 10, 11, 12 से कलेक्शन है ये। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये इस बुक से आगे क्लास कंटिन्यू की जाए या फिर अभी 6 से 8 तक ही कवर किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। आपको ऑप्शन चूज करना है। 20% से अधिक नहीं हो सकती, या 10% से अधिक नहीं हो सकती, 15% से, या 25% से अधिक नहीं हो सकती। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, 15% से अधिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग आराम से, प्यार से वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? लाइक कीजिए या ना कीजिए, दोस्तों में अपने शेयर ज़रूर कर दिया करिए लिंक को। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है। तो आपको बता दें, 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 75 में उपखंड 1 का को जोड़कर ये प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप लोग एक क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ साथ हम आपको कई क्वेश्चन तैयार करवाएंगे। जितने फैक्ट बताएंगे उस सबसे क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन की संख्या का आपको कई गुना क्वेश्चन तैयार होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, जितने भी साइड फैक्ट बताते चलिए आप लोग नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन है, किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया, या सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था? विकल्प आप सभी के सामने 1917 है, 24 है, 36 है, 1906 है। किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था? तो विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 1917 में। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया गया। इस आयोग में, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं, इस आयोग में दो भारतीय डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। 2 भारतीय सदस्य थे इस आयोग में। इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ माध्यमिक, स्नातकोत्तरीय शिक्षा पर भी अपना विचार दिया, अपनी संस्तुति प्रस्तुत की। और साथ ही 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़े शब्दों में इन्होंने निंदा की और कुछ सुझाव दिए। सुझाव कौन से दिए? सुझाव ये दिए कि स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। दूसरा सुझाव,
इंटरमीडिएट के बाद स्नातक स्तर की शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। अगला सुझाव, माध्यमिक व उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्माण की सिफारिश की गई। फिर है चौथा, कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके बंगाल सरकार के अधीन किया गया। फिर है, प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति नियुक्त किया जाए और अंतर विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको था मैंने बताया। यहाँ पर देखिए सैडलर आयोग का गठन हुआ और सैडलर आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए और 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की इन्होंने निंदा भी की। और इस आयोग में कौन से 2 भारतीय सदस्य थे ये भी मैंने बताया। ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड बनाया जाता है तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया। आज जैसे क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे। क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही, आपको बताना, ऑप्शन चूज करना है। चलिए आपको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, 2 से 4 सेकंड का टाइम, जिससे कि आप लोग ऑप्शन पढ़ सकें, तभी तो चूज कर पाएंगे। चलिए, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जो उस राज्य में निवासरत किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से गठित है। बी है, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जिसमें उस राज्य में निवासरत न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं। तो इसमें क्या सही है? विकल्प आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है। ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पर ए और बी दोनों सही है। ठीक है, चलिए अब इसमें ए और बी तो सही है, लेकिन विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में और कुछ पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है जो कि सही है। अगर मान लीजिए ये एग्जाम में पूछ लिया गया, चलिए ठीक है, ये नहीं पूछा गया तो और के लिए यहाँ पर आप जानिए 1/3। चलिए मान लीजिए ए और बी आप लोगों ने देखा तो सी भी देखिए, ए और बी 1/12 ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। और तीसरा यानी कि सी वाला क्या सही होगा? विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। डी पर आ जाइए, 1/3 सदस्य नगर पालिकाओं व जिला बोर्ड के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। फिर ई पॉइंट पर भी आ जाइए, 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल करता है। तो विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में इतने पॉइंट सही हैं। अगर आपके एग्जाम में इन दोनों के अलावा भी पूछा जाए ऑप्शन तो आप इन पर भी सही का ही टिक करेंगे। ठीक, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने आपको एससीईआरटी में पढ़ाया भी है। ये ऑप्शन हमारा डी सही हो जाता है, शेयर बाजार और वायदा बाजार। शेयर बाजार और वायदा बाजार ये संघ सूची के अंतर्गत आता है, जबकि यहाँ पर वन देखिए किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। वन समवर्ती सूची के अंतर्गत। पशुओं के प्रति क्रूरता की जो रोकथाम है ये किसके अंतर्गत आता है? ये है राज्य के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को कितने अनुपात में बांटने पर सहमति बनी है? क्वेश्चन समझ में आ गया? केंद्र कितना देगा शिक्षा पर जो व्यय हो रहा और राज्य कितना देगा? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं जो आपकी शिक्षा से ही रिलेटेड हैं। आप शिक्षक भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत ही सेलेक्ट करके क्वेश्चन मैंने लिए। विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 60 और 40 का रेशियो, 60 और 40 का रेशियो। पॉइंट नोट करिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इस अधिनियम 2009 को यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर
संपूर्ण भारत में लागू किया गया। यानी कि आरटीई अधिनियम जो 2009 है, इसको 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। बस किसको छोड़ करके? जम्मू कश्मीर को छोड़ करके ये पूरे देश में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत आने वाले आर्थिक भार को केंद्र और राज्यों के बीच 60 और 40 के रेशियो में डिवाइड किया गया था। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे हिमाचल हुआ, उत्तराखंड हुआ, इनके संदर्भ में ये अनुपात कितना है? 90 और 10 के रेशियो में है। ठीक है, 90 और 10 के रेशियो में है। ध्यान दीजिएगा, सारे फैक्ट आपको हमने बता दिए, जितने भी इंपॉर्टेंट है, जितना भी डिटेल हो सकता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा जितना भी क्वेश्चन मैंने लिया है। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट किया करिए, अपने दोस्तों में, नए दोस्तों में डेली का डेली शेयर किया करिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। हम आप पूरी मेहनत करते हैं आपके लिए ईमानदारी के साथ, तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर किया करिए। ठीक है, जिससे कि मेरे अंदर भी एक एनर्जी बनी रहे और उत्साह भी बना रहे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण 1975 के मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई। इस केस की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की थी, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाया गया था। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण। हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वसमाप्ति ऋण का क्या मतलब होता है? स्वसमाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है? चलिए ऑप्शन चूज करिए, आराम से आपको 20 से 30 सेकंड का टाइम देते हैं। आराम से ऑप्शन चूज करिए और ध्यान से सोचिए भी, स्वसमाप्ति ऋण का क्या मतलब होता है? चलिए आपका टाइम हो जाता है कंप्लीट। यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है, जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्वसमाप्ति ऋण, ठीक है, कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार है जो उस संपत्ति के द्वारा, जो संपत्ति आपने लिया है उसी से जो धन मिला, उसका जब आपने उपयोग किया उससे जो धन मिला उसी से ये ऋण चुकाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, डायरेक्ट परिभाषा से क्वेश्चन पूछा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, जिस बाजार में प्रतिभूत दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदारी के बीच सीधे कारोबार होता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तृतीयक बाजार, सापेक्षिक बाजार, द्वितीयक बाजार या प्राथमिक बाजार? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, प्राथमिक बाजार। जिस बाजार में प्रतिभूत दस्तावेज जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है, दोनों के बीच सीधे कारोबार होता है बिना किसी दूसरे माध्यम के या किसी और मीडिएटर के, तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक बाजार। प्राथमिक बाजार के जरिए कंपनियां, सरकारें और सार्वजनिक इकाइयां पूंजी जुटाती हैं और यह प्रथम सार्वजनिक प्रस्ताव के तहत होता है। ठीक है, और प्राथमिक बिक्री के पश्चात रोजाना की शेयरों की खरीद फरोख्त द्वितीयक बाजार में होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है एग्जाम में। तो प्राथमिक बिक्री के पश्चात जो रोजाना के शेयरों की खरीद फरोख्त होती है वो किस में होती है? द्वितीयक बाजार में होती है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है? साइविस,
माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP। SMTP इसका फुल फॉर्म भी आप लोग देख लीजिए, फुल फॉर्म पूछा जाता है कंप्यूटर के क्वेश्चन में, या तार। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल सूचक सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत में कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करने का आश्वासन दिया गया है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? 20 से 25, 10 से 15, 30 से 35 या 5 से 10%। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 20 से 25% तक। कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने 20 से 25% कार्बन उत्सर्जन कम करवाने का आश्वासन दिया है। परंतु भारत ये कदम अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत बिना किसी कानूनी बाध्यता के उठाएगा। कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। भारत ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2030 तक वह 2005 की तुलना में 37% तक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएगा। 2030 तक 37% और 2020 तक 20 से 25% तक। ठीक, ध्यान रखेंगे ना? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक को वृषभ, चक्र और अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभशीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा कब अंगीकृत हुआ? 2 अक्टूबर 1950, 24 जनवरी 1949 या 26 जनवरी 1950 अथवा 15 अगस्त 1947 को? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा टफ कर दिया गया है और आप सभी इसके रिप्लाई जान रहे हैं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं, विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाता है, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को वृषभ, चक्र और अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्भुज स्तंभशीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया। मूल रूप से इसमें 4 शेर होते हैं जो 4 दिशाओं की ओर मुंह किए खड़े हैं। इसमें नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी, एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड और एक सिंह की आकृति बनी हुई है। हर पशु के बीच में एक धर्म चक्र बना हुआ है। प्रतीक के नीचे क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। और किस लिपि में ये लिखा गया है? ये जितना पॉइंट आपको बता रहे सब एग्जाम में पूछा गया। किस लिपि में लिखा गया? तो देवनागरी लिपि में ये अंकित है। और इसे कहाँ से लिया गया? जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया। मुंडकोपनिषद से लिया गया। मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सत्यमेव जयते का सत्य की सदैव विजय होती है। जितने फैक्ट आपको बताए हैं सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे एक एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्रभाग स्तरीय या पर्वतीय या संवहनी? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है। जो पश्चिमी घाट हैं किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो पर्वतीय आपका विकल्प सही हो जाता है। पश्चिमी घाट पर्वतीय वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं। जो वाष्पीकृत मानसूनी हवाएं चलती हैं वो पश्चिमी घाट से टकराकर ऊपर उठती हैं और ठंडी होकर तीव्र वर्षा करती हैं। तो पश्चिमी घाट से टकराने के बाद ही ऊपर उठती है और फिर वर्षा करती है। तो रीजन आपका सी सही हो जाता है, पर्वतीय। ठीक है, पश्चिमी घाट के उस पार का क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अर्थात यहाँ पर वर्षा की मात्रा 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कितनी? 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी? यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी? अकबर, शाहजहां, हुमायूं या जहांगीर?
चलिए विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी। यमुना नदी के तट पर दिल्ली में, कहाँ पर दिल्ली में दीन पनाह शहर की नींव हुमायूं ने रखी थी। ठीक है, मुगल सल्तनत के ये दूसरे बादशाह थे हुमायूं। इन्होंने 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। अच्छा, आप लोग ऑनेस्टी के साथ बताइएगा कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर नए मिले। क्या ये सारे क्वेश्चन आप लोग पहले देखे थे? तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है? साइवेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, या सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग देख लीजिए, फुल फॉर्म पूछा जाता है कंप्यूटर के क्वेश्चन में, या तार। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल सूचक सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत में कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करने का आश्वासन दिया गया है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? 20 से 25, 10 से 15, 30 से 35 या 5 से 10%? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 20 से 25% तक। कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने 20 से 25% कार्बन उत्सर्जन कम करवाने का आश्वासन दिया, परंतु भारत ये कदम अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत बिना किसी कानूनी बाध्यता के उठाएगा। कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। भारत ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2030 तक वह 2005 की तुलना में 37% तक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएगा। 2030 तक 37% और 2020 तक 20 से 25% तक। ठीक, ध्यान रखेंगे ना? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक को वृषभ, चक्र और अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभशीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा कब अंगीकृत हुआ? 2 अक्टूबर 1950, 24 जनवरी 1949 या 26 जनवरी 1950 अथवा 15 अगस्त 1947 को? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा टफ कर दिया गया है और आप सभी इसके रिप्लाई जान रहे हैं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं, विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाता है, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को वृषभ, चक्र और अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्भुज स्तंभशीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया। मूल रूप से इसमें 4 शेर होते हैं जो 4 दिशाओं की ओर मुंह किए खड़े हैं। इसमें नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी, एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड और एक सिंह की आकृति बनी हुई है। हर पशु के बीच में एक धर्म चक्र बना हुआ है। प्रतीक के नीचे क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। और किस लिपि में ये लिखा गया है? ये जितना पॉइंट आपको बता रहे सब एग्जाम में पूछा गया। किस लिपि में लिखा गया? तो देवनागरी लिपि में ये अंकित है। जिसे कहाँ से लिया गया? जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया। मुंडकोपनिषद से लिया गया। मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सत्यमेव जयते का सत्य की सदैव विजय होती है। जितने फैक्ट आपको बताए हैं सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे एक एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्रभाग स्तरीय या पर्वतीय या संवहनी? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है। जो पश्चिमी घाट हैं किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो पर्वतीय आपका विकल्प सही हो जाता है। पश्चिमी घाट पर्वतीय वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं। जो वाष्पीकृत मानसूनी हवाएं चलती हैं वो पश्चिमी घाट से टकराकर ऊपर उठती हैं और ठंडी होकर तीव्र वर्षा करती हैं।
तो पश्चिमी घाट से टकराने के बाद ही ऊपर उठती है और फिर वर्षा करती है, तो रीजन आपका सी सही हो जाता है, पर्वतीय। ठीक है। पश्चिमी घाट के उस पार का क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अर्थात यहाँ पर वर्षा की मात्रा 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कितनी? 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी? यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी? अकबर, शाहजहां, हुमायूं या जहांगीर? चलिए, विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी। यमुना नदी के तट पर दिल्ली में, कहाँ पर? दिल्ली में दीनपनाह शहर की नींव हुमायूं ने रखी थी। ठीक है। मुगल सल्तनत के ये दूसरे बादशाह थे हुमायूं। इन्होंने 1533 में दीनपनाह नगर की स्थापना की थी। अच्छा, आप लोग ऑनेस्टी के साथ बताइएगा कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर नए मिले। क्या ये सारे क्वेश्चन आप लोग पहले देखे थे? तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। कर लेते हैं एक बार जल्दी से जितने भी क्वेश्चन देखे उसका सुपरफास्ट रिवीजन। तो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। कितने से अधिक नहीं हो सकती? तो विकल्प आपका डी सही हो जाता है, 15% से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 1917 में। नेक्स्ट है, विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो विकल्प यहाँ पर आपका डी सही हो जाता है, ए और बी दोनों। ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, दोनों विकल्प सही होता है और साथ साथ में आपको मैंने फैक्ट भी बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो विकल्प डी सही हो जाता है, शेयर बाजार और वायदा बाजार। क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को किसके अनुपात में बांटने पर सहमति बनी है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, 60 और 40 के अनुपात में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकालीन की घोषणा की गई? आपातकाल, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण। स्वसमाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है? स्वसमाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है? विकल्प हमारा ए सही हो जाता है, कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस बाजार में प्रतिभूत दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदारी के बीच सीधे कारोबार होता है उसे फिल इन द ब्लैंक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाता है, प्राथमिक बाजार के रूप में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। अगला क्वेश्चन है, कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करने का आश्वासन दिया है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, 20 से 25%। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक को वृषभ चक्र और अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ? ऑप्शन सी सही होता है, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, वृषभ मीन्स बैल होता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा करते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, पर्वतीय। यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, हुमायूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज के सवाल में फिल इन द ब्लैंक को वृषभ चक्र और अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार के द्वारा अंगीकृत कब हुआ? विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे और हमेशा की तरह अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।